गुड मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक से स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा है कार्य ऊर्जा प्रमेय यानी कि वर्क एनर्जी थ्योरम। आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो वर्क एनर्जी थ्योरम है उसका कॉन्सेप्ट क्या है, थ्योरम यानी कि जो प्रमेय है वो क्या कहती है, उसका जो डेरिवेशन है उसको हम लोग देखेंगे और उसका फॉर्मूला हम लोग किस तरीके से राइट करते हैं। तो ये सब जो कार्य ऊर्जा वर्क एनर्जी थ्योरम से रिलेटेड जो हमारा कॉन्सेप्ट है हम उसको पढ़ेंगे, उस पर हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोग उसको फाइंड करते हैं। नेक्स्ट, तो इस प्रमेय के अनुसार यानी कि कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार किसी वस्तु पर लगे बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य, जब हम किसी वस्तु पर कोई बल लगा रहे हैं उस पर जो कार्य किया जा रहा है उस वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। यानी कि जो हम लोग फोर्स लगाते हैं बल द्वारा यानी कि W, जो वर्क किया जा रहा है W इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फॉर्मूले में हम लोग इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, इसको दर्शाएंगे। तो डेफिनेशन और प्रमेय हमारी कह रही है, प्रमेय का जो स्टेटमेंट है वो ये कह रहा है किसी वस्तु पर लगे बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य, किसी वस्तु पर लगे बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य उस वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। यानी कि हम किसी वस्तु में अगर हम बल लगा रहे हैं उस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं तो जो उस वस्तु की गतिज ऊर्जा होगी, ओके, उसका जो परिवर्तन होगा, परिवर्तन कैसे होगा, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा और अंतिम गतिज ऊर्जा उसका जो अंतर होगा वो हमारा इसको रिप्रेजेंट करेगा। ओके, तो यही पर डेफिनेशन है कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन यानी किया गया कार्य, W इज इक्वल टू अंतिम वेग, अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। अब अंतिम गतिज ऊर्जा को यानी कि हम लोग किससे दर्शाएंगे, V से। तो हो जाएगा फॉर्मूला हमारा W इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर माइनस mu स्क्वायर। इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, W इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर mu स्क्वायर। ओके, तो स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट हमको लर्न होना चाहिए, स्टेटमेंट से उसका फॉर्मूला बनता है। तो स्टेटमेंट एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, किसी वस्तु पर लगे बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य उस वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। मीन्स द वर्क एनर्जी थ्योरम आल्सो नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ वर्क, इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं इसको, प्रिंसिपल ऑफ वर्क एंड द काइनेटिक एनर्जी स्टेट दैट द टोटल वर्क डन बाय द सम ऑफ ऑल एक्टिंग फोर्सेस, जो हमारी जितनी भी फोर्स उस वस्तु पर लग रही होगी ऑन अ पार्टिकल या ऑन अ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल या ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट की जो चेंज का काइनेटिक एनर्जी चेंज होने वाली होगी वो उसके इक्वल होगी। ओके, सो स्टूडेंट्स नाउ अब हम लोग देखते हैं इसका डेरिवेशन कि किस तरीके से इसको प्रूफ करेंगे हम। नाउ स्टूडेंट्स सबसे पहले तो हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं इसका। वर्क एनर्जी थ्योरम यानी कि कार्य ऊर्जा प्रमेय का हम लोग फॉर्मूला देखेंगे। तो ये कहता है W इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। यानी कि W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। ओके, तो इस तरीके से अब हम लोग देखेंगे इसका प्रूफ कि ये प्रूफ किस तरीके से होता है। देखिए, सपोज हमारा कोई एक ऑब्जेक्ट था, ओके, एक हमारा कोई ऑब्जेक्ट था, ये उसका सेंटर हो गया और ये हो गया। अब इस ऑब्जेक्ट की इस पर हम लोग क्या कर रहे हैं, फोर्स एक्ट कर रहे हैं, F लग रहा है हमारा इस पर, ठीक है, हमने इस पर F लगाया तो ये इसकी प्रारंभिक ऊर्जा U थी और अंतिम ऊर्जा V थी। इन दोनों के बीच की जो दूरी थी वो S थी। ओके, ये सब हम लोग लिखेंगे, जब हम लोग प्रूफ करेंगे उसको मानेंगे कि हमारा कोई ऑब्जेक्ट, माना कोई एक वस्तु है जिस पर हम लोग F बल लगा रहे हैं तथा जिसका प्रारंभिक वेग u तथा अंतिम वेग
v है, जिससे अर्थात दोनों के बीच की दूरी क्या है, s है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ, अब न्यूटन सेकेंड लॉ से क्या होता है, देखिए न्यूटन सेकेंड लॉ से हम लोग देखेंगे कि F इज इक्वल टू एम ए, हम लोग जानते हैं F इज इक्वल टू एम ए होता है, न्यूटन का सेकेंड लॉ कहता है। तो यहाँ से हम लोग A निकालेंगे, A की वैल्यू क्या हो जाएगी, A इज इक्वल टू एफ अपॉन एम। ओके, नाउ यूजिंग इक्वेशन मोशन, जो मोशन गति की जो समीकरण है वो हम लोग यूज़ करेंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, अब यहाँ पर सिर्फ हमको वैल्यू को पुट करना है और हमको मिल जाएगा, देखिए वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पर वैल्यू को पुट करेंगे, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है एफ अपॉन एम, ए की वैल्यू है हमारी एफ अपॉन एम नाउ इंटू एस। ओके, फिर वी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये हमारा m हो जाएगा पूरे में, ये क्या हो जाएगा एम यू स्क्वायर प्लस 2fs, इज दैट क्लियर, 2fs। नाउ अब क्या करेंगे, 2 से पूरे उसको इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा हाफ वी स्क्वायर 1/2 से, 1/2 से ऐसा करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हाफ एम यू स्क्वायर अपॉन ये जो m है, ये m को हम इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये डिनोमिनेटर में था इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा, हाफ एम यू स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 2 इंटू एफ इंटू एस, तो ये 2 कट गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टर्म देखते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर प्लस एफ एस। तो अब एफ एस को हम लोग इधर ही रखते हैं इक्वल के, इसको इधर ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा एफ एस इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। ओके, अब ये जो एफ एस है हमारा, ये क्या होता है, ये होता है हमारा वर्क डन W, तो यानी कि हमारा आ गया W इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। तो ये लिख सकते हैं हम लोग वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल और माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखा हम लोगों ने किस तरीके से इसको प्रूफ किया। सबसे पहले हमने अकॉर्डिंग टू वी नो दैट अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू एम ए, हम लोग जानते हैं F इज इक्वल टू एम ए होता है, और उसके थ्रू हमने क्या किया, उस ए की वैल्यू को फाइंड किया, फिर हमने यूज़ की जो इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड थी, जो हमारी तीसरी गति का तृतीय समीकरण, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। नाउ वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, पुट द वैल्यू ऑफ a इन द टर्म 2as, तो a की जगह पर हमने वैल्यू पुट कर दी 2 इंटू एफ अपॉन एम इंटू एस, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम यू स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या किया, ये m था हमारा डिनोमिनेटर में, तो इसको पूरे में लेकर इसको सिंप्लीफाई किया, एम यू स्क्वायर प्लस 2fs। अब इस m को इधर मल्टीप्लाई किया और 1/2 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, ये तो हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ और 1/2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, तो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर प्लस एफ एस। अब इसको जो हम लोगों ने ट्रांसपोज किया, इधर पक्षांतर करके इधर लाए, तो ये हो जाएगा हमारा हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, तो एफ एस इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, तो एफ एस को हमने क्या लिख दिया वर्क डन, यानी W वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। अब इसको हमने क्या रिप्रेजेंट किया, काइनेटिक एनर्जी फाइनल एंड काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो यानी कि जो हमने भी फॉर्मूला देखा, फॉर्मूला हमारा क्या हो गया, W हम लोग देखिए किस तरीके से इसको लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू लिख सकते हैं अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। तो ये क्या हो गया,
काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ओके, और W इज इक्वल टू, और हम लोग क्या लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं हाफ mv² माइनस हाफ mu²। ठीक है, जहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर देंगे, जहाँ v हमारा अंतिम गतिज ऊर्जा और u इज इक्वल टू प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। तो इस तरीके से हम लोग ये फॉर्मूले तीनों हम राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था इसका डेरिवेशन। नाउ अब हम लोग देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, कंजर्वेटिव फोर्सेस। नाउ स्टूडेंट्स, कंजर्वेटिव फोर्सेस यानी कि संरक्षी बल। अब कंजर्वेटिव फोर्सेस का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, देखिए कंजर्वेटिव फोर्स कह रहा है यानी कि संरक्षी बल से हम लोग क्या समझते हैं, संरक्षी बल एक ऐसा बल है यदि किसी बल द्वारा किसी वस्तु को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया कार्य, एक हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, उसको एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया कार्य वस्तु द्वारा चले पथ पर निर्भर नहीं करता, तो इस प्रकार बल को क्या कहते हैं हम लोग, संरक्षी बल कहते हैं। अन्य शब्दों में हम लोग ये भी कह सकते हैं कि यदि बल द्वारा किसी वस्तु को बंद पथ में चलाने में किया गया कार्य शून्य है तो वह बल संरक्षी बल कहलाता है। मीन्स कोई किसी वस्तु पर अगर हम लोग बल लगा रहे हैं, ठीक है, उस पर फोर्स हम लोग लगा रहे हैं, तो वस्तु को क्या किया गया है, बंद पथ में, एक जो हमारा क्लोज्ड पाथ है उसमें अगर हम उसको मूव करा रहे हैं तो उसके द्वारा किया गया कार्य यदि शून्य है, यदि जीरो है, वर्क डन हमारा जीरो है, तो बल हमारा क्या कहलाएगा, तो हमारा बल संरक्षी बल कहलाएगा, कंजर्वेटिव फोर्स कहलाएगा। मीन्स अ कंजर्वेटिव फोर्स इज अ फोर्स डन इन अ मूविंग अ पार्टिकल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट सच दैट द फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ टेकन बाय द पार्टिकल। इट डिपेंड्स ओनली द इनिशियल एंड द फाइनल पोजिशन ऑफ द पार्टिकल। मीन्स कहने का तात्पर्य ये जो फोर्स होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, उस पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन पर ही डिपेंड करेगा। नाउ द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द इलास्टिक फोर्सेस आर द टू सच एग्जांपल ऑफ द कंजर्वेटिव फोर्स। जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है एंड जो इलास्टिक फोर्सेस हैं, ये हमारे एग्जाम्पल हैं, टू सच एग्जाम्पल्स ऑफ द कंजर्वेशन फोर्सेस। संरक्षी बल के ये बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा जो है टॉपिक, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊर्जा संरक्षण का नियम। इंपॉर्टेंट है, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं छोटी क्लासों से भी। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस के बाद हमारा आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊर्जा का संरक्षण का नियम। अब ऊर्जा का संरक्षण का नियम क्या कहता है, ये भी सिंपल है हमारा, कि ऊर्जा का संरक्षण का नियम यह कहता है कि इस नियम के अनुसार ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, परंतु ऊर्जा को हम लोग क्या करते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। यानी कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ओके, इस नियम के अनुसार क्या है, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसको सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। मीन्स क्या, इसकी डेफिनेशन को अगर हम अंग्रेजी में देखें तो इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन कहती है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट मे बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ओके, मीन्स ना तो उसको एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, यानी ना तो उसको उत्पन्न किया जा सकता है, नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है, बट इट मे बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, यानी कि उसको एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ओके, तो इम्पॉर्टेंट है ये नियम, हमेशा पूछा गया है, हम लोग छोटी क्लासों में भी पढ़ते आ रहे हैं, तो इसलिए ये प्रिपेयर होना चाहिए सभी को। अब इसका हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ जो एनर्जी है उसके कुछ एग्जाम्पल। सबसे पहला है हमारा एग्जाम्पल, ऊष्मीय इंजन। ऊष्मीय ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। मीन्स इसमें क्या है कि जो ऊष्मीय इंजन होता है उसकी ऊष्मीय ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है।
एंड सेकंड है सूर्य में जो द्रव्यमान विकिरण ऊर्जा में बदलता है। सूर्य क्या करता है, जो एनर्जी देता है वो किस रूप में आती है, विकिरण के रूप में हमारे पास आती है। ठीक है, कोयले में दहन रासायनिक ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में बदलती है। अब जो कोयले में जो दहन किया जाता है, यानी कि जब हम लोग देखते हैं, हम लोग कोयले का प्रयोग करते हैं, हम लोग जैसे जो प्रेस होती हैं, जो लोग प्रेस करते हैं दूसरे कोयले वाली प्रेस, उसमें क्या होता है, उसमें कोयले को अंदर करा जाता है। अब वो जो अंदर जब उसको जला दिया जाता है तो उसमें क्या होती है, रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी होती है उसमें। तो वो क्या होती है, वो अपने आप से क्या निकालती है, एक ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न करती है। उस ऊष्मीय ऊर्जा को उत्पन्न करने पर उसको क्या करते हैं, जो हमारे धोबी लोग होते हैं प्रेस करने वाले, वो लोग क्या करते हैं, उसको उसके माध्यम से वो लोग क्या करते हैं, प्रेस करते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से उस पर प्रेस होती है। ओके, इलेक्ट्रिक से भी होती है, हम ये नहीं कह सकते, लेकिन जो कोयले में जो उसकी जो ऊर्जा होती है वो एक अलग रूप प्रदान करती है। हम लोग अंगीठी में कोयले का प्रयोग करते हैं, उसको जला देते हैं तो उसकी जो आंच आती है वो क्या आती है, एक ऊष्मा के रूप में हमको प्राप्त होती है। ओके, नेक्स्ट है कि विद्युत बल्ब में विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा व प्रकाश ऊर्जा में बदलती है। अब हम लोग यहाँ ये देख रहे हैं कि जो हमारा बल्ब है, उस बल्ब में विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा व प्रकाश ऊर्जा में बदलती है। यानी कि जो विद्युत आ रही है, लाइट आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी हमारी ऊष्मीय ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा में, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। वो हमको क्या करती है, ऊष्मा भी देती है और प्रकाश भी देती है। जब आप बल्ब जला रहे हो, बल्ब के सामने थोड़ी देर हाथ रखो तो क्या होगा, आपको हीटनेस महसूस होगी, गर्मी लगेगी उसमें। ठीक है, तो जाड़े में इसलिए लोग क्या करते हैं, कमरे में बल्ब जलाकर सोते हैं, जिससे हमारा कमरा क्या होता है, गर्म होता है। ओके, और हमको ऊर्जा प्रकाश भी मिलता है, लाइट मिलती है हमको। ओके ना, विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा बदलती है। अब ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा बदलती है। अब वो क्या करता है, विद्युत मोटर जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी उसकी ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। वो जो मोटर है वो यांत्रिक ऊर्जा जब उसको मिलती है तो वो अपना वर्क स्टार्ट करके क्या करता है, मोटर के द्वारा, पानी वाला मोटर है तो पानी को अपना पहुंचाएगा। ठीक है, जिस चीज का मोटर होगा वो उस चीज पे वर्क करेगा। ओके, अब जैसे पहला इसमें था ऊष्मीय इंजन का, तो ऊष्मीय इंजन हम लोग जानते हैं, जो भी हमारे इंजन्स हैं उसमें क्या होती है, उसमें ऊर्जा प्रदान की जाती है। पहले क्या था, पहले हम लोग के जो इस समय प्रेजेंट टाइम तो बंद हो गए हैं, पहले जो हम लोग के कोयले के इंजन चलते थे तो उसमें क्या होता था, कोयले को डाला जाता था, ऊष्मा उत्पन्न की जाती थी और वो ऊष्मा यांत्रिक ऊर्जा में बदलती थी। ओके, सो ये कुछ एग्जाम्पल थे, और जो कि हमारे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से रिलेटेड थे। कुछ और भी हैं, जैसे अ लाउड स्पीकर इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू साउंड एनर्जी। अब लाउड स्पीकर की बात की जाए तो लाउड स्पीकर में क्या होगा, लाउड स्पीकर में इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी कि जो हमारी विद्युत ऊर्जा जाती है वो क्या करती है, कन्वर्ट करती है साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, हम लोग इलेक्ट्रिक के माध्यम से साउंड बजाते हैं और फिर वो जो इलेक्ट्रिक जाती है वही क्या करती है, उसको साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर ही डिपेंड है एग्जाम्पल, क्योंकि कहा गया है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, उसको सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में हम लोग बदल सकते हैं। तो हम लोगों ने जितने भी एग्जाम्पल देखे इसमें कोई कुछ उसका क्षय नहीं हो रहा है, लेकिन उसको हम लोग ना नष्ट कर रहे हैं ना हम उसको उत्पन्न कर रहे हैं, हम सिर्फ उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल रहे हैं, यानी कि उसका रूप परिवर्तित कर रहे हैं। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, जो हमारा नेक्स्ट है पॉइंट, लीनियर मोमेंटम यानी कि रेखीय संवेग। अब ये कह रहा है रेखीय संवेग यानी कि लीनियर मोमेंटम। अब हम लोग देखेंगे जो रेखीय संवेग होता है उसको हम लोग किस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो लीनियर मोमेंटम कह रहा है किसी गतिमान वस्तु की गति की कुल मात्रा को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। ओके,
संवेग किसे कहते हैं? किसी गतिमान वस्तु की गति की कुल मात्रा को, यानी कि जो भी कोई गतिमान वस्तु है उसकी गति, यानी कि जो भी वो मोशन कर रही है उसकी टोटल क्वांटिटी जितनी होगी, वो जितना भी टोटल जो गति करेगी उसकी कुल मात्रा को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट आता है किसी वस्तु के द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को उस वस्तु का रेखीय संवेग कहते हैं। अब कोई हमारी पर्टिकुलर वस्तु है, उसमें उसका कुछ द्रव्यमान है m, तो द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को उसका रेखीय संवेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। हम लोग जानते हैं कि संवेग कैसी है? एक सदिश राशि है। इसका मात्रा क्या होगा? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और इसका विमीय सूत्र होता है mLT-1। ओके, यानी डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mLT-1। तो इम्पॉर्टेंट है रेखीय संवेग। इसका यूज़ हम लोग करते हैं, ये जो हमारा रेखीय संवेग संरक्षण का नियम है उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमको डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को उसका रेखीय संवेग कहते हैं। फॉर्मूला होता है हमारा P = m×v, जहाँ पर P हमारा रेखीय संवेग यानी लीनियर मोमेंटम है, और m = द्रव्यमान और v = उसका वेग वेलोसिटी। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारा इम्पॉर्टेंट है नियम पूछा गया है, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। रेखीय संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। मीन्स यदि किसी निकाय पर, कोई हमारा ऑब्जेक्ट है, निकाय है, उस पर लगने वाला बल 0 है तो उसका कुल रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। मीन्स अगर हम लोग उस पर कोई बल लगा रहे हैं तो वो बॉडी भी हमारे ऊपर कुछ ना कुछ बल लगाएगी, तो यानी कि उसका कुल जो रेखीय संवेग है P, तो जब लगाने वाला बल हमारा 0 है तो उसका जो कुल रेखीय संवेग संरक्षित रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। अब हम लोग इसको प्रूफ कैसे करेंगे? यानी कि m1u1 + m2u2 = m1v1 + m2v2। कहने का ये मतलब है कि द प्रिंसिपल ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम स्टेट दैट इफ द टू ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन कोलाइड, अगर हमारे कोई दो ऑब्जेक्ट कोई स्ट्रेट लाइन में कोलाइड कर रहे हैं, द टोटल मोमेंटम बिफोर द कॉलिजन इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर द कॉलिजन। मीन्स जो हमने लिखा कि यदि किसी निकाय पर लगने वाला बल 0 है तो उसका कुल रेखीय संवेग संरक्षित रहता है, यानी कि टकराव से पहले का मोमेंटम, टोटल मोमेंटम बराबर होगा टकराव के बाद के टोटल मोमेंटम के। ओके, इसीलिए फॉर्मूला है हमारा m1u1 + m2u2 = m1v1 + m2v2। अब इसको हम लोग देखते हैं किस तरीके से ये सॉल्व होगा। देखिए, इसमें कह रहे हैं यदि m1 व m2 द्रव्यमान की हमारी कोई दो वस्तुएं हैं, हम लोग कंसीडर करते हैं हमारी कोई दो m1 m2 द्रव्यमान की दो वस्तुएं हैं जो कि क्रमशः u1 व v1 वेग से गतिमान हैं, लेकिन टकराने के बाद उनका जो वेग है वो क्या हो जाता है? v1 एंड v2, यानी कि आफ्टर द कॉलिजन उनका जो वेग है वो क्या हो जाता है? v1 एंड v2 हो जाता है। तो रेखीय संवेग संरक्षण के नियम से हमारा क्या होगा फॉर्मूला? m1u1 + m2u2 = m1v1 + m2v2। मीन्स कहने का क्या तात्पर्य है कि यदि हमारे कोई दो द्रव्यमान m1 m2 के कोई दो ऑब्जेक्ट थे, उनका जो प्रारंभिक वेग था वो u1 और u2 था और अंतिम वेग v1 और v2 था, आफ्टर द कोलिजन v1 v2 हो जाता है, तो उन जो रेखीय संवेग संरक्षण का नियम कहता है m1u1 + m2u2 = m1v1 + m2u2 v2, यानी कि बिफोर द कॉलिजन एंड आफ्टर द कॉलिजन जो उनका मोमेंटम होगा। ओके, जब टोटल मोमेंटम बिफोर द कॉलिजन एंड आफ्टर द कॉलिजन इज इक्वल टू आफ्टर द कॉलिजन। मीन्स जो हमारा पहले टकराव हुआ दोनों वस्तुओं के बीच और जो अंतिम टकराव हुआ, ठीक है, तो वो दोनों क्या होंगे? उनका सम जो है इक्वल होगा। नाउ देख लेते हैं इसको एक बार, फॉर्मूले को। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। नाउ इसको हम लोग लिखते हैं इस तरीके से
देखिए संवेग संरक्षण का नियम। तो इसको जो हम देखेंगे, यदि m1 व m2 द्रव्यमान की दो वस्तुएं हैं जो कि क्रमशः u1 व u2 वेग से गतिमान हैं व टकराने के बाद उसके वेग v1 व v2 हो जाते हैं, तब रेखीय संवेग संरक्षण के नियम से, रेखीय संवेग संरक्षण के नियम से क्या हो जाएगा? रेखीय संवेग संरक्षण के नियम से होगा m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। ये हो गया हमारा, जहाँ पर m1 क्या है? m1 इज द मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, m2 इज इक्वल टू मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट। ओके, अब इसी तरीके से हम लोग देखेंगे u1 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड u2 इज इक्वल टू इनिशियल velocity of second object and v1 is equal to final velocity of first object and v2 is equal to final velocity of the second object। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग क्या है कि m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। तो यहाँ पर जो m1 और m2 हैं वो क्या है? m1 हमारा जो हमारा पहला ऑब्जेक्ट है उसका मास दिया हुआ है, m2 हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट है उसका मास दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है u1 इनिशियल वेलोसिटी यानी कि प्रारंभिक वेग। ठीक है, प्रारंभिक वेग टकराव के पहले का ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड u2 इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है हमारा v1 यानी कि फाइनल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड ऑब्जेक्ट। तो ये है हमारा फॉर्मूला का डिस्क्रिप्शन कि इसमें m1 क्या है, m2 क्या है, u1 क्या है, u2 क्या है, इस तरीके से हम लोगों ने इसको रिप्रेजेंट किया है। ओके, सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं इसके कुछ अनुप्रयोग यानी कि इसकी संवेग संरक्षण की एप्लीकेशंस, कि इनका कहाँ कहाँ कैसे प्रयोग होता है, इसमें कहाँ पर ये फॉलो होता है, कहाँ पर ये लागू होता है। सबसे पहला आता है जब बंदूक से गोली छोड़ते हैं तो बंदूकधारी को पीछे की ओर धक्का देती है। ओके, तो वो क्या करती है? बंदूक, देखिए उससे जो निकलने वाली है गोली, उसके वेग और जो पीछे धक्का देती है उसका जो है इक्वल रहता है। ठीक है, जैसी होगी, जैसे हमारी पिस्टल है तो पिस्टल का उसकी गोली के हिसाब, वेट के हिसाब से वो धक्का देगी। हम कोई राइफल ले रहे हैं तो राइफल के हिसाब से, मीन्स उस गोली के हिसाब से, बंदूक के हिसाब से वो उस बंदूकधारी को पीछे की ओर धक्का देगी। ओके, फिर नेक्स्ट कह रहा है जब कोई व्यक्ति नाव से किनारे पर कूदता है तो नाव क्या होती है? पीछे की ओर हटती है। ओके, ये भी संवेग संरक्षण का है, यहाँ पर संवेग संरक्षण होता है। नेक्स्ट आता है थर्ड पॉइंट, इंपॉर्टेंट है ये, एज अ क्वेश्चन कह सकते हैं या शॉर्ट नोट में पूछा गया है कि जब कोई रॉकेट का प्रक्षेपण होता है तो वह संवेग संरक्षण के नियम का
पालन करता है या नहीं, यदि करता है तो अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन आए तो वहाँ पर हमको क्या करना होगा, संवेग संरक्षण का संपूर्ण नियम लिखना होगा और उसको रिप्रेजेंट करना होगा। तो कह रहे हैं कि रॉकेट का प्रक्षेपण यानी कि रॉकेट को जब छोड़ा जाता है तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। कैसे? रॉकेट का जो प्रारंभिक संवेग इसके प्रक्षेपण तल पर शून्य होता है। जब रॉकेट को इसके प्रक्षेपण तल से प्रक्षेपित किया जाता है यानी कि जब छोड़ा जाता है ऊपर की ओर, तब दहन कक्ष में यानी कि जहाँ फ्यूल बर्न होता है उसमें ईंधन को जलाने वाली विभिन्न गैसें क्या होती हैं, जो हमारा फ्यूल होता है उसको जलाने वाली विभिन्न गैसेस जो होती हैं वो बाहर निकलती हैं। अतः संवेग संरक्षण के नियम पर ही रॉकेट ऊपर की ओर गति करता है। वो क्या करता है, जैसे जैसे जिस तरीके से फ्यूल की जो गैसेस होती हैं वो बाहर निकलती हैं, वैसे वैसे वो क्या होता है, अपनी ऊंचाई पर उड़ता चला जाता है। ओके, यानी कि उस पर जो कार्य करने वाला बल है वो क्या एटलीस्ट वो शून्य होता है। जितने उससे गैसेस निकल रही है, फ्यूल जितना उसको प्रेशराइज किया जा रहा है उतनी स्पीड से वो ऊपर की ओर जा रहा है। कम प्रेशराइज किया जाएगा कम तरीके से जाएगा। ओके, जब सपोज उसमें फ्यूल को ऑफ कर दिया जाए और उसमें फ्यूल ना दिया जाए तो वो तुरंत गिर जाएगा। तो ये क्या है, उसमें नेट बल जो है क्या है, वो शून्य लग रहा है। यानी कि वही कॉन्सेप्ट है कि पहले का टकराव के पहले का और बाद का उसमें क्या होता है, इक्वल रहता है, कोई चेंजेस नहीं होता है। तो ये जो हमारे 3 थे संवेग संरक्षण के अनुप्रयोग थे, ये सभी रेखीय संवेग संरक्षण के नियम पर कार्य करते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसकी प्रूविंग को और किस तरीके से हमारा ये फॉर्मूला जनरेट हुआ है हम लोग इसको पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।